बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही कि आप सब खैरियत से होंगे और जी उठा पाकिस्तान के स्क्रीन में आप सबको वेलकम करते हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आज का दिन आपका अच्छा और बेहतर गुजरे। आज प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनको आप एंजॉय भी करेंगे और कुछ ख़ास ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए इंशाल्लाह ज़रूर मदद होगी इस स्क्रीन के ज़रिए। तो आपने 11 बजे तक मेरे साथ रहना है बिकॉज़ हम रियली कोशिश करते हैं कि जो भी अपडेट्स है, जो भी सिचुएशन है, उससे हम स्क्रीन के ज़रिए आप तक अपडेट्स शेयर करें कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। जिस तरह पिछले दिनों भी जो ट्रांसपोर्ट का सिलसिला रहा, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन रहा, उन सबको हमने डिस्कस किया। जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो लम्हा बलम्हा आप लोगों को आगाह रख रहे होते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, बहुत सारे लोग परेशान हैं बिकॉज़ कल जो एक सैंड स्टॉर्म आया, जो एक आंधी आई, जो एक मट्टी का तूफ़ान आया, अचानक से एकदम से जो है वो अनएक्सपेक्टेड वेदर हुआ कराची का। और इतनी तेज़ आंधी थी, इतनी तेज़ आंधी थी कि दरख्त जो है वो जड़ों से उखड़कर जो है वो कुछ गाड़ियों पर गिर गए, लोगों की छतें गिर चुकी हैं, पोल्स गिर गए। बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो इस आंधी की वजह से कल हुआ। बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए इसकी वजह से। जो लोग ज़ख्मी हुए हैं अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। माली नुकसान जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आया इसकी वजह से, सैंड स्टॉर्म की वजह से। और कहा यह जा रहा है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि ये एक स्पेल था, एक और स्पेल जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। इस हवाले से वो भी हम अपने रिपोर्टर से जानेंगे। अच्छा, होता क्या है हमारे यहाँ कराची में स्पेशली कि 2 बूंदें गिरती हैं और बिजली का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता है। यहाँ पे जो है वो फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं, शहर की बिजली गायब हो जाती है। कल भी ऐसा ही कुछ सिलसिला हुआ। अच्छा, कल तो के इलेक्ट्रिक के पास रीज़न भी मौजूद था कि जी इतनी तेज़ आंधी है कि फीडर ट्रिप कर गए। जो हमारा निज़ाम है, जो आप देख सकते हैं कि बिजली की तारें किस तरह से जो हैं वो एक से दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तो बहुत ही बुरा हाल रहा कल इस आंधी के बाद। एक तो जो आंधी ने लोगों को नुकसान पहुंचाया वो एक तरफ, वहीं कल से बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनके अब तक बिजली बहाल ही नहीं हो सकी है। लोग परेशान हैं, मुश्किल में हैं। इमेजिन करें आप, इतनी गर्मी की सूरत हाल है और जब बिजली नहीं है तो लोगों की क्या सिचुएशन होगी। पानी नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा अजियत में हैं। कुछ इलाके हैं जिनमें रात गए, इन्होंने देर रात में बिजली को बहाल कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। इसी सिचुएशन में कल एक आज ये जो आंधी का सिलसिला हुआ जहाँ बहुत नुकसान हुआ, वहीं सरजानी टाउन में जो है वो एक एरिया है जहाँ जिसको भैंस कॉलोनी कहा जाता है, जहाँ पर भैंसों के बाड़े मौजूद हैं। वहाँ पर भी जो है वो एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और उस आग लगने की वजह से बहुत सारी भैंसें जो हैं वो जल गई हैं, नुकसान पहुँचा है उनको। तो इसी हवाले से अपडेट्स लेने के लिए कि इस वक्त बिजली का सिलसिला क्या है, इस आंधी की वजह से क्या नुकसानात हैं, इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो आपको इस पैकेज में दिखाते हैं। आइए देखते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शाम ढलते ही तेज हवाओं के साथ मिट्टी का तूफान आया। तेज हवाओं के बाइस शहर के बेशतर मकामात पर दरख्त उखड़ गए और बिजली के तार गिर गए, जिससे अवाम को शदीद खतरात का सामना रहा, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ हादसात में अब तक खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 15 से ज़ायद जख्मी हुए। आंधी के बाद कराची शहर का निफ्स हिस्सा बिजली मुनक़ता होने की वजह से तारीकी में डूब गया। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलिर हॉल्ट, महमूदाबाद, कयूमाबाद, लियाकताबाद समेत दीगर इलाकों में बिजली के तार तेज हवा का जोर बर्दाश्त न कर सके और टूट गए, जिसकी वजह से शहर की बिजली मुनक़ता हो गई। शहर में गैर मुतवक्का आंधी की वजह से एयरपोर्ट पर हंगामी इक़दाम किए गए और एयरपोर्ट के तमाम ग्राउंड अमले को अलर्ट कर दिया गया। देखा आपने नाज़रीन कि इस आंधी की वजह से, सैंड स्टॉर्म की वजह से जानी और माली नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ा है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, बस अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे।
एक के बाद एक जो है वो बुरी ख़बर, एक के बाद एक हादसा, जानी नुकसान, एक जान का नुकसान भी जो है वो बहुत तकलीफ़ देता है। यहाँ पर तो अभी कुछ ही दिनों पहले, अभी तक तो वही गम ताज़ा है जो पीआईए प्लेन क्रैश हुआ था, उसका अभी तक लोग जो है वो उसको, उस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और अब ये आंधी और इसमें जानी नुकसान हुआ। जिस तरह अभी आप पैकेज में देख रहे थे कि 3 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए इस आंधी की वजह से, और काफ़ी लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इसके अलावा बहुत सारे इलाके जो हैं वहाँ पर बिजली का ब्रेकडाउन हो चुका है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सुरजानी टाउन में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इस बारे में अपडेट्स लेने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे साथ मौजूद, बुरहान मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम बुरहान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान अपना वक्त देने के लिए। प्लीज़ बताइएगा, कल ये जो सैंडस्टॉर्म रहा, आंधी रही, इसकी वजह से जानी माली नुकसान हुआ है और मवेशियों को भी नुकसान पहुँचा है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ जो है जैसी ही आंधी चली है तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो शेड्स लगे थे वो गिरे हैं, जिससे मुख्तलिफ लोग जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। और उसके फ़ौरन बाद जो है वो इलाके 70% जो कराची शहर कायद का इलाका था वो तारीखी में डूब गया था। मुताबिक जगहों पे जो है वो वायर गिर गए थे, और जौहर चौरंगी है जहाँ पेड़ जो है वो भी ज़मीन पे आके गिर गए थे, जिसके बाद शहरियों में खौफ व हरास भी फैल गया था। फिर एक खबर ये भी आई कि सुरजानी टाउन है जहाँ पे बैंस कॉलोनी में एक बाड़े में जैसे ही आंख लगी तो वहाँ 100 से जायद जो थे वो मवेशी थे वो भी जो है वो जल के राख हो गए। जिसके बाद मवेशी जिसके थ्रू उनसे हमारी बात भी हुई तो उनका यही कहना था कि फायर ब्रिगेड को जैसे ही फोन किया आग लगने के बाद तो 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड की जानिब से कोई एक गाड़ी भी मौके पर नहीं पहुंची। और जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो उसके बाद पूरा जो फार्म था वो जल चुका था, जिसके फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लेकिन जो मालकान है वहां के, उनका यही कहना था कि फायर ब्रिगेड अगर मौके पर पहुंच जाती तो शायद मवेशी बच जाते, शायद यहाँ पे जो दीवारें गिरी थी उससे जो लोग जख्मी हुए थे शायद वो बच जाते। लेकिन अभी यही देखा गया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में, केएमसी की गाड़ियां जो है उनमें फ्यूल ना होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर ना पहुंची, जिसकी वजह से जो है वो 100 से ज्यादा मवेशी थे जो जल गए। और वहां पे जो दीवारें गिरी उसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो जख्मी भी हुए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। अच्छा। और मोटरसाइकिल सवार जो थे वो भी स्लिप हुए, उनको भी जो है वो करीबी अस्पताल अच्छा बुरहान, ये मुझे प्लीज़ बताइएगा कि जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे थे कि 100 से ज़्यादा वहाँ भैंसें मौजूद थी और किसी बहुत सारे लोग होंगे जिनका रोज़गार जुड़ा होगा, फिर वो जो भैंसें हैं वो जल गई, और उसके अलावा जो आप अभी अपडेट कर रहे थे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, और जो दूसरा मामला है गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, डू यू थिंक कि ये एक्सक्यूज़ बनता है और इसमें अब किसको कसूरवार ठहराया जाएगा? ये जो नुकसान हुआ, जो लोग ज़ख्मी हो गए, जो लोग स्ट्रेस में रहे, वहाँ जो अफरा तफरी फैली होगी, सो ये जो हम अपने शहर में इतना तरीन निज़ाम देखते हैं, ये जो इदारे हैं इनकी जो कारकर्दगी है उस पर तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। स्पेशली जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि के इलेक्ट्रिक ने जो कल लोगों का हाल किया और अब तक बिजली नहीं है बहुत सारे इलाकों में। जी बिल्कुल, मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि इससे पहले इमारतों में आग भी लगी है। 2 दर्जे की आग जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया भी गया कि दर्जे की आग भी है, लेकिन फिर भी ऑपरेटर कहता था कि हम गाड़ी रवाना कर चुके हैं, लेकिन मौके पर गाड़ी नहीं पहुंचती थी। जबकि ये भी बताया जाता था कि फायर ब्रिगेड के जो ड्राइवर अपने हक की आवाज़ उठाते थे, जो मेयर कराची के लिए एहतजाज करते थे, मेयर कराची उन्हीं के खिलाफ जो है वो FIR कटवा देते थे या उन्हीं के खिलाफ जो है उनको नौकरी से बरतरफ कर देते थे, जो अपनी तनख्वाह के ऊपर एहतजाज करते थे। गुज़िश्ता कुछ माह पहले KMC के हेड ऑफिस के बाहर ही जो फायर ब्रिगेड हुकाम थे, जो ड्राइवर थे, जो स्टाफ था, उन्होंने एहतजाज भी किया। फिर मेयर कराची की जानिब से उनको जो नौकरी से बरतरफ कर दिया। जब ये खबर नशर हुई कि मेयर कराची ने जो हक की आवाज़ उठा रहे थे उनको जो है वो नौकरी से बरतरफ किया, तो उनमें से चंद मुलाजिमीन को वापसी नौकरी पर रखा। लेकिन अभी भी यही बताया जाता है कि उनको सैलरी ना दी जाने की वजह से वो एहतिजाजी तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं चलाते। जबकि हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी भी अवेलेबल नहीं है, कुछ फायर सेंटर जो है वहाँ पे गाड़ी खराब लेकिन बुरहान, ये मैनेजमेंट को इन चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बुरहान, हमारे साथ मौजूद थे। और ये है हमारे इदारों की कारकर्दगी जिसकी वजह से लोग सफ़र करते हैं, जानी और माली नुकसान जो है वो दरपेश आता है। अब हमको एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ इस वक्त जी उठा पाकिस्तान के किचन में। एंड कुछ इंटरेस्टिंग आज आपके साथ, जिस तरह से कल आपने देखा कि मज़ेदार अचार हमने आपको बताया कि किस तरह से आप घर में जो है वो बेहतरीन कैरी का और मुख्तलिफ़ चीज़ों का अचार बना सकते हैं। इसी तरह कराची वालों के लिए और सिंध में स्पेशली जो चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है, जब भी कोई कराची आता है या सिंध के किसी भी शहर जाता है तो जो बिरयानी है वो एक ऐसी चीज़ है जो कराची से शायद बेस्ट कहीं और आपको नहीं मिल सकती। सो आज आप कराची की बेस्ट बिरयानी बनाना सीखेंगे जी उठा पाकिस्तान में, क्योंकि जो आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं ये एक बेहतरीन रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं जहाँ पर इनको जो बिरयानी है वो बहुत ही मुख्तलिफ़ अंदाज में पकाई भी जाती है और सर्व भी की जाती है। बड़ा जुदागाना अंदाज़ है एंड लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत फेमस रेस्टोरेंट है इनका, रसोई इन के नाम से इनका रेस्टोरेंट है। एंड मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फ़हीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी उठा पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए। सो रसोई इन, कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे काम करते 15 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, और रसोई इनको कितना अरसा हो गया? रसोई इनको टोटली अभी जो है 1 मंथ हुआ है। अच्छा, अभी स्टार्ट किया है आपने इस चीज़ को, किसी लेकिन और नाम से पहले था, पहले आप जी, किसी और चीज़ से कर रहे थे। मैंने नाम चेंज किया। राइट। सो अभी ये जो हम यहाँ हांडियाँ देख रहे हैं और ये सारा है, तो ये आपका एक डिफरेंट आपने डिफरेंट, हाँ, ये डिफरेंट तरीका है कि आप इसमें सब मुझे दिखाएं ज़रा। ये हांडी है, मटका है, क्या है ये मटका है। ये मटका है, ज़बरदस्त। ये आप देख सकते हैं, इसमें बिरयानी सर्व करते हैं। ओके, नॉर्मली हमारे यहाँ प्लाटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं इसको सर्व करने के लिए, लेकिन ये इस हांडी में जिस पे इनका नाम रसोई इन मेंशन है, इसमें पकेगी भी? जी बिल्कुल पकेगी। इसी में ही पकेगी और इसी में ही सर्व की जाएगी। सो ये जो मट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू है वो बिरयानी को एक अलग जायका फ्लेवर आता है उसका। अच्छा, नॉर्मली देगों में बनाते हैं ना ये, इसका भी कुछ देग जैसा स्टाइल है, बट ओके स्टार्ट करते हैं। कोयले पे पकेगी? जी बिल्कुल कोयले पे बनेगी। वाह ज़बर, मेरे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग है आज की ये बिरयानी। सो इसमें क्या कुछ इस्तेमाल हो रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं? कुछ तो मुझे बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मेन इंग्रेडिएंट्स है बिरयानी का। सो आपको एक अंगीठी चाहिए। नॉर्मली घर में आजकल आप लोग क्वारंटीन में हैं, घरों में मौजूद हैं। अंगीठी एक हर कराची में हर किसी के पास मौजूद होती है। बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं हम। सो आपको इस अंगीठी की, इनके पास थोड़ी बड़ी, आप नॉर्मल साइज़ में भी लेके इन हांडी से आप ये बिरयानी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा फ़हीम साहब, आप क्या कर रहे हैं? इसका जो करी है वो मैं पहले इसमें मेंशन करूँगा। अच्छा, इसमें क्या कुछ है इस करी में? इसके अंदर सारे जो बिरयानी के मसाले हैं वो सब है। असल में शॉर्ट टाइम था तो हम इसको रेडी यहाँ कर नहीं, तो आप हमें बताइए ना, ये करी पहले यहाँ पर लेकर आएँ ताकि हम सबको दिखाएं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरह से आपने इस करी को बनाया है। ये मटन में बनाया आपने? ये बीफ में। ये बीफ में है, ओके। वैसे कहते हैं कि बेस्ट जो होती है वो बीफ बिरयानी होती है। ये देखिए आप, ये है बीफ का की करी रेडी। अच्छा, इसमें क्या कुछ आपने ऐड किया बताइए? इसके अंदर जो है ये स्पून दे दें मुझे। जी बताइए। इसमें जो है गरम मसाले हैं बिरयानी के। नहीं, इसको कैसे पकाया आपने? इसको कैसे बनाया? हाँ। इसके अंदर जो है पहले गोश्त को हमने लिया। ठीक है। ठीक है, इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन, ऑयल, ठीक है, और फूल बादियान, ओके, बड़ी इलायची, राइट, और ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, जो मतलब बिरयानी के जो मसाले होते हैं इसमें, काली मिर्च वगैरह, ये सब ऐड करके फिर इसको हम मेकिंग पे रख देते हैं। अच्छा, मतलब आपने पानी में गोश्त ऐड किया? ठीक है। तकरीबन अगर आपने 1 किलो गोश्त लिया है तो आप उसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त पूरा गल जाए। और उसमें आपने टमाटर और बाकी ये जो गरम मसाले हैं ये और बादियान के फूल स्पेशली, कोई ख़ास इंग्रेडिएंट जो आप इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें जब हम इसको मेकिंग करते हैं तो जब इसकी हम ऊपर मेकिंग के लिए हम डालते हैं जायफल, जावित्री। ये इसकी कुकिंग में आप ऐड करते हैं? ओके, तो जायफल, जावित्री एंड बादियान के फूल वो आपने गोश्त गलाने और टमाटर आपने उसमें ऐड करके थोड़ा सा, और इसमें आपने प्याज नहीं शामिल किए? नहीं सर, प्याज नहीं शामिल। इसमें प्याज नहीं, इसमें सिर्फ हम जब मेकिंग करेंगे ऊपर से अच्छा दम पर लगाएंगे तो फिर हम ठीक है। इसमें सिर्फ टमाटर, वैसे जैसे हम लोग कोरमा बनाते हैं तो आपने इसका कोरमा नहीं बनाया? मतलब कोरमा बनाया मगर इसमें प्याज से नहीं, टमाटर से बनाया। ओके, सो इतना आपने इसको पकाना है कि गोश्त मुकम्मल गल जाए या थोड़े से इसमें मुकम्मल गल जाए? मुकम्मल गल जाए। ओके, तो ये एक पहला प्रोसेस है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आप किसी भी अपना जो आपका नॉर्मल जिसमें आप कुकिंग करते हैं उसमें आप इसको कुक कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट से करना, अब आप ये जो है इस मटके में शामिल ओके कीजिए। तो ये इसका सेकंड प्रोसेस है। ये डिफरेंट प्रोसेस में जो है ये बिरयानी यहाँ पर कंप्लीट होगी। अच्छा, यहाँ पर ये आलू मुझे नज़र आ रहे हैं एंड ये मैं गेस कर सकती हूँ कि इन्होंने, आई थिंक ये बॉइल्ड हुए हुए आलू हैं
और ये इन्होंने इसको आपने जर्दा रंग डाल के बॉईल किया है जी साथ? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ताकि ये जो नॉर्मली हम जब देखते हैं ना देग की बिरयानी भी मिलती है तो उसमें ये येलो कलर के आलू होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, आलू को छील के उसके इस तरह से बड़े बड़े पीसेस करके और जब इनको बॉईल किया है तो बॉईल करते हुए हल्का सा इन्होंने जर्दा रंग ऐड कर दिया, या जो भी आपके पास जो है वो फूड कलर मौजूद है, सो उसकी वजह से आलूओं में ये कलर आ चुका है। राइट, अच्छा यहाँ पर ये है आलू बुखारा, आई थिंक ये दम में इसको शामिल करेंगे। हरी मिर्चें हैं, पुदीना है और ये यहाँ पे फ्राइड अनियन है। राइट, तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स है। अच्छा, सो अब आप इसमें ये हांडी में बिल्कुल। शामिल कर रहे हैं? जी करी शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर। ओके, अच्छा ये कौन सी करी है जो आप अभी ऐड कर रहे ये हैं? इसी क्या पार्ट है। अच्छा, जो जिस आपने इसको पानी में बनाया है उसकी जी। ग्रेवी जो उसी है की ग्रेवी है। उसी की ग्रेवी है, जी। तो आपने पानी थोड़ा ज़्यादा रखना है बिल्कुल। ताकि अच्छी ग्रेवी उसकी बन जाए। और ओके, इसके बाद ही पानी ऐड करना है, जब हम इसको कुकिंग पे लाएंगे ठीक है। तो हमें पानी ज़्यादा रखना है। अच्छा, बिल्कुल ड्राई नहीं रखना जी आपने? बिल्कुल, ड्राई रखेंगे तो ये जल जाएगी। ओके, सो इसमें आपने गोश्त के साथ, हम नॉर्मली पानी नहीं ऐड करते लेकिन इन्होंने गोश्त के साथ पानी ऐड किया। अब इसमें क्या करेंगे? बस इसकी हम मेकिंग करेंगे जिस तरह हम देग दम पे लगाते हैं। ठीक है, ठीक है ना, अच्छा अब ये दम पे, कोयले पे दम आएगा जी इसका? कोयले भी दम आएगा, इसकी अभी हम Right. मेकिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है। राइट। ये क्या है, ये जो आपने बैटर रेडी किया हुआ है? ये इसकी दही है, इसके अंदर जो है ना सारे फ्लेवर्स डले हुए हैं बिरयानी के। ओके, ये बताइए इस दही में क्या कुछ है? इसके अंदर जायफल, जावित्री ओके, और जर्दा रंग है ठीक है। और हस्ब जायका केवड़ा है। एक मिनट मुझे दिखाने दीजिए, ये देखिए आप दोबारा बताइए इसमें क्या कुछ है? जायफल, जावित्री, राइट, जर्दे का रंग ठीक और है। हस्ब जायका केवड़ा। केवड़ा, जायफल, जावित्री, जर्दे का रंग और ये दही है जिसमें इन्होंने ये सारी चीज़ें शामिल की हैं। एक प्रोसेस गोश्त को गलाने का है, गोश्त का कोरमा बनाने का है, उसकी जो आपकी ग्रेवी है, और ये फिर इन्होंने इस तरह से दही बनाया है। ओके, बी केयरफुल, मुश्किल काम होता है वैसे बिरयानी बनाना। एक केवड़ी की बहुत अच्छा सा अरोमा आ रहा है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही। ओके, सो पहले आपने गोश्त और उसमें उसकी जो ग्रेवी है वो ऐड की, बिल्कुल उसके ऐसे ही। बाद ये दही ऐड कर दही दिया, ऐड कर तो दही भी अपना पानी छोड़ेगा तो फिर? नहीं, दही पानी नहीं छोड़ेगा इतना। अच्छा, ओके, राइट। हम बड़े डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा जी, तरीका है। तरीका असल में हर आदमी सही का है। डिफरेंट ठीक है, आप मुझे बताइए अब आपको और क्या इसमें चीज़ चाहिए होगी? आलू चाहिए? जी मुझे बिल्कुल आलू चाहिए राइट, इसमें। ये बॉईल हुए हुए आलू जी। हैं, ये इन्होंने इसमें शामिल किए हैं। अच्छा, ये दम लग रहा है, इसमें गोश्त गल चुका है, चावल भी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ये बड़े से, इसको क्या कहते हैं, ये जो आप ये जो इसको प्लेटर है, ये क्या है इसको? ये थाल है। थाल है, यस, ये थाल जो है इसमें ये एक कनी छोड़ी है आपने इन चावलों की? जी एक की नहीं छोड़िए, एक कनी छोड़ी होगी, क्योंकि टाइम कम देना होता है, मटकी को ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर ये जल जाएगा। जल जाएगा। ओके, अब इसमें हम जो है मैरिनेशन करेंगे इसकी। आलू आपने ऐड कर जी दिए आलू और ऐड कर दिए, इसके बाद हम जो है प्याज लगाएंगे। ओके, ये फ्राइड अनियन है। अनियन फ्राइड। ये बहुत मज़े के लगते हैं बिरयानी में दम पे जब आप फ्राइड अनियन ऐड करते हैं। उसके फिर हम बाद आलू बुखारा डालेंगे। आलू बुखारा, हस्ब जायका। वन ऑफ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट, और इसका भी बिरयानी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता इसका है। अच्छा, हाँ, हम कोरमे इसका- में डाल देते हैं लेकिन ये दम में ऐड कर रहे हैं। नहीं हाँ, ये इसका रोल जो है ना ज़्यादा बेहतर उसको बाद में डालने का। अच्छा, चिकन में और मटन में भी ये सेम प्रोसीजर से जी, बिरयानी same बन procedure सकती है। फिर से हम ओके, करेंगे हरी मिर्चें, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये हरी मिर्च डाल रहे हैं, हस्ब जायका। जितनी भी आपको हरी मिर्च जी। चाहिए हो। हरी मिर्च से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। बिल्कुल, और ये पुदीना, बिल्कुल पुदीना। ला मुझे दे दीजिए, ये लीजिए। राइट, सो पहले गोश्त, उसकी ग्रेवी इन्होंने ऐड की, उसके बाद इन्होंने उस पर आलू ऐड किया, बिल्कुल। और ये जो दही में ये जो बैटर तैयार हुआ था जिसमें जायफल, जावित्री है, जर्दे का रंग है और केवड़ा है, ये इन्होंने उस पर डाला, और उसके बाद इन्होंने अच्छा, गोल्डन इसके अंदर अब अनियन। हम पानी ऐड करेंगे। अब पानी भी जी जाएगा पानी इसमें? ऐड यूँ करेंगे कि कोयले की इतनी हीट होती है कि मटका जो है ना वो पानी पी जाता है, अच्छा, तो ओके, इसलिए पानी हमें ज़रूरी डालना है उसके ठीक है। अंदर। सो कितना पानी ऐड करेंगे? हाफ गिलास। हाफ ग्लास। अच्छा, इस मटके में तकरीबन कितनी बिरयानी रेडी होती है? 4% की। 4% की, तकरीबन 1 kg। 1 kg। ओके, अगर आप अच्छे मतलब खाने, कच्ची 1 kg, अगर हम इसको वजन में देखें तो 2 kg होती है तकरीबन ये। ओके 2 kg। अच्छा, अब इसमें आप हाफ जो है तकरीबन 1 से 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। इसमें हम हाफ गिलास। हाफ ग्लास आप पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मिट्टी जो है वो सोक कर लेती है। बिल्कुल, ऐसा ही उसके बाद राइट, अच्छा, इसको अभी थोड़ी देर पकाना है। जी थोड़ा पकेगा 5 मिनट, इसमें जब ओके। उबाल आएगा फिर इसमें हम चावल डालेंगे। अच्छा, इसमें एक बॉईल आएगा और उसके बाद जो है वो आप इसमें
चावल ऐड कर देंगे ताकि एक प्रॉपर जो है वो दम आ जाए। अच्छा, इसका असल फ्लेवर जो है वो इसका ये मटका और ये कोयला जो है ये इसको एक थोड़ा डिफरेंट जो है वो फ्लेवर देगा। सो जैसे ही इसमें बॉयल आ जाता है। अच्छा, एक और मुझे प्लीज़ चीज़ बताइएगा कि आप लोग जब ये बिरयानी बनाते हैं तो इसके लिए आप लोगों को ऑर्डर्स भी मिलते होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये ऑर्डर मिनिमम और मैक्सिमम कितना ऑर्डर आप लोगों को चाहिए होता है? तकरीबन हमारे पास जो डेली ऑर्डर आता है तकरीबन 200 मटका 300 तक हम उसको कवर कर लेते हैं। अच्छा, ओके। एंड मतलब एक मटका अगर कोई ये कहे कि जी मुझे एक मटका चाहिए तो वो भी इस वक्त तो बिकॉज एक से मेक टू ऑर्डर है। लेके जितने भी हो मसला नहीं है। राइट अच्छा, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। इसमें जब तक बॉईल भी आ जाएगा उसके बाद इसमें चावल ऐड करने, कितने चावल ऐड होंगे और दम के बाद इसकी क्या शक्ल निकल के आती है, ये सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको जी उठा पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। और आज एक डिफरेंट बिरयानी आप सीख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान से। रसोई इन रेस्टोरेंट जिनको आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, ये मटका बिरयानी बनाते हैं कोयले पे। तो ये बड़ी डिफरेंट फ्लेवर है इसका, इस बिरयानी का, बिकॉज़ मटके की अपनी एक सूंदी वो खुशबू और उसके बाद कोयले का अपना वो एक जायका जो है वो इस बिरयानी में है। सो फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एंड एक बार रिपीट कर दीजिएगा कि ये जो इस वक्त आपने हांडी में सब कुछ ऐड किया है वो क्या प्रोसीजर किया था आपने? प्रोसीजर ये है कि जब इसकी मेकिंग के लिए हम दम पर जब इसको लगाते हैं जी, तो उसमें पुदीना हरी मिर्च। पहले आपने गोश्त में जो मसाले ऐड किए थे वो एक बार रिपीट कर दें। जी बिल्कुल। गोश्त जो हमने जब चढ़ाया इसमें पकाने के लिए गोश्त में पानी आपने बीफ लिया है? जी बीफ लिया, उसमें हमने पानी डाला अपने हिसाब से, ठीक है। उसमें लहसुन अदरक और टमाटर और गरम मसाले में फूल बादियान, ज़ीरा, बड़ी इलायची, काली मिर्च और जो है नमक हस्बे जायका। ठीक है, और उसको आपने पका लिया, इतना पका लिया कि गोश्त जो है वो प्रॉपर उसका गल जाए, पक जाए। प्रॉपर गलना ज़रूरी है गोश्त को। ठीक है, उसके बाद आपने उस गोश्त को ग्रेवी के साथ इस मटके में ऐड किया है। एंड और क्या कुछ ऐड किया था आपने इसमें? आलू, इसके अंदर हमने आलू ऐड किए हैं, फिर हरी मिर्च ऐड की है, फिर हमने आलू बुखारा, फिर पुदीना और हरी मिर्च, और इसमें हमने दही ऐड की है जिसमें जायफल, जावित्री, केवड़ा और जर्दे का रंग होता है। ठीक है, दही इन्होंने बनाया था जिसमें जायफल, जावित्री, केवड़ा और जर्दा रंग ऐड था, वो इसमें डाल के इन्होंने थोड़ा सा इसको बॉईल दे दिया है। अब आप इसमें दम लगाएंगे राइस का। ये बॉयल आ गया, इसके अंदर हम राइस डालेंगे। ठीक है, फिर इसको हम दम पर लगा देंगे। ओके, तो आप राइस डालिए और साथ साथ जो है मेरे सवालात का सिलसिला भी जारी रहेगा। आप कॉल्स भी कर सकते हैं, बड़ी डिफरेंट बिरयानियाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इवन आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एक हांडी है, अगर आपको कोई ऑर्डर करे तो ये इसके क्या प्राइस हैं इस हांडी के? इसकी प्राइस है 700। 700 बीफ के 700 और 600 हैं चिकन के। बीफ और मटन में भी बनाते हैं आप? जी मटन में बनाते हैं। अच्छा, और उसके क्या प्राइस है? 1500 इस एक हांडी के। ओके, अगर आप बीफ बिरयानी ऑर्डर करेंगे तो ये एक हांडी जो है सिंगल हांडी इट कॉस्ट 700, चिकन बिरयानी इट कॉस्ट 600, और अगर आप मटन, क्योंकि मटन का रेट हाई है, सो वो आपको मिलेगी 1500 में जायकेदार लजीज बिरयानी। एंड ये भी मुझे प्लीज़ बताइएगा कि बिरयानी के अलावा भी और चीज़ें हैं आपके पास? हमारे पास बिरयानी के अलावा हमारा कैटरिंग का है काम। ओके, उसके अंदर हमारा शादी ब्याह का जितने भी आइटम्स होते हैं, बारबेक्यू, फास्ट फूड, ठीक है, और वो आप जो है कढ़ाई वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, सो ये एक आपने कनी जो है छोड़ के चावल को बॉईल किया है। चावल को बॉईल करते हुए आपने सिंपल पानी में या कुछ ऐड किया था उसमें? पानी में इसमें नमक ऐड करते हैं, ओके, लौंग, इलायची, ये खुशबू के लिए ऐड करना पड़ता है। लौंग, इलायची और डेफिनेटली सॉल्ट आप उसमें ऐड करके उसको पकाएंगे। लेकिन चावल बहुत अच्छा है, खिला खिला एक एक चावल इतना अच्छा बॉईल हुआ हुआ है कि एक एक चावल अलग है। इसका बॉईल करने का तरीका ये है कि अगर इसको हम इस तरह बॉईल नहीं करेंगे तो बिरयानी नहीं बन सकती इसके अंदर। अच्छा, अगर ज़्यादा बॉईल हो गया तो ये बिरयानी ख़राब हो जाएगी। ओके, तो ये आपने बासमती राइस लिया? जी बासमती राइस है। ओके, ये बड़ी क्वालिटी होती है। फिलर राइस में बनाते नहीं खाना। सही। अच्छा, वैसे कहते हैं कि जब आप शुरू में बिरयानी बनाना सीखते हैं तो आप सेला पे कि चावल ना ख़राब हो, लेकिन इट्स गुड कि बासमती की अपनी एक बात है, उसका अपना एक फ्लेवर है। सो ऑलमोस्ट आपने ऊपर तक इसको जो है वो फिल कर लिया है। एंड उसमें दोबारा आप क्या ऐड करें? ये ब्राउन अनियंस। ठीक है, ये देखें आप कि इसका फाइनल लुक अब आप देख सकते हैं। अच्छा, जिसमें आपने पानी वानी ऐड किया था वो सब कुछ इसी में जो है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको हम 5 मिनट के लिए तकरीबन 2 सेकंड इसको रखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि जो है हमें
राइट अच्छा नॉर्मली जो है वो हमने देख के बिरयानी खाई है, उसका भी अपना एक जायका होता है, लेकिन ये एक डिफरेंट स्टाइल है जिससे आप घर में भी इंजॉय कर सकते हैं। और आप आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि घर में खाना बनाए, लिटरली मैं इस वक्त किचन में खड़ी हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो सकता है वो तमाम ख़वातीन जो किचन में काम करती हैं कितना मुश्किल काम है। तो हेड्स ऑफ टू यू, जो जितनी भी ख़वातीन हैं जो अपने घर वालों के लिए खाना बनाती हैं उनको अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि इतनी गर्मी में किचन में खड़े होके अपनों के लिए इतनी मोहब्बत से खाना बनाना ये इस गर्मी में बड़ा मुश्किल सा काम है। अच्छा इसके साथ नॉर्मली आप कोई चटनी या कोई चीज़ सर्व करते हैं? जी रायता सर्व करते हैं इसमें, रायता सर्व करते मगर हैं अभी इसमें वही हम ऑयल ऐड करेंगे बिरयानी के जी, अंदर? बिल्कुल अभी ऑयल ऐड करेंगे ऊपर से, क्योंकि चावल बरकरार रहे जिस तरह। अच्छा उसका ग्लेयर भी आ जाएगा जी, फिर? ग्लेयर आ जाएगा उससे, ओके अच्छा नॉर्मली दम में बिरयानी में लेमन वगैरह ऐड करते हैं, तो आपने ऐसा लेमन वगैरह ऐड नहीं, नहीं हम किया? लेमन ऐड नहीं करते, हम आलू बुखारा ऐड करते हैं उसके अंदर ना। अच्छा आप आलू बुखारा ऐड लेमन से जो ना इसमें कोयले पे दम पे लगती है, इसमें कड़वाहट आ जाती है इससे ना। अच्छा अच्छा कोई ख़ास ऐसी चीज़ आपको जो लगता है कि जो बड़ी स्पेशल है बिरयानी में जिसका एहतियात करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी बिरयानी ख़राब हो जाती है फ्लेवर के लिए? बिल्कुल फिर वो लेमन ही है वो लेमन है, ज़रूर। लेमन नहीं ऐड करना नहीं चाहिए, ऐड करना चाहिए। उससे कड़वाहट आ जाती हाँ है। जी बिल्कुल, अगर हम देग बिरयानी बनाएंगे तो उसमें लेमन ऐड कर दो, कोई मसला नहीं है। ओके जब वो लेमन नीचे अल्लाह ना करे जल गया तो फिर वो पूरी फ्लेवर वो ख़राब कर देगा। ओके देखिए ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे आपकी पूरी बिरयानी ख़राब हो सकती है। सो आपने अगर आप मटके में बना रहे हैं तो आप आलू बुखारा, या अगर आलू बुखारा नहीं है तो इमली यूज़ करें। नहीं हाँ नहीं, आलू बुखारा मस्ट है वैसे। आलू बुखारा जो must है। जेन्युइन जो टेस्ट है वो आलू बुखारे से आता है। वो आलू बुखारे से आता है, तो इसलिए अच्छा अब इसको दम कितनी देर देना है? इसको 15 मिनट्स का चाहिए। 15 मिनट्स में जो है ये दम इसका रेडी हो जाएगा और उसके बाद ये डिफरेंट बड़ी लजीज बिरयानी आपको। अच्छा इसका जो दम का है, जिस तरह देग में कहते हैं ना कि इस तरह भाप लगनी चाहिए पूरे चावल में, तो ये ख़ास तौर पे इसकी शेप इस तरह की डिज़ाइन की? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो है भाप बहुत अच्छी तरह लगती है और ये इसमें सही अच्छी तरह कुक होता है। ओके राइट सो 15 मिनट्स आपने इसको दम देना है। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, बट जो इसका इंग्रेडिएंट्स हैं और वो सारी चीज़ें। अच्छा जब हम इसको चिकन में बनाते हैं तो उसके कोरमे में कोई डिफरेंस आता है? नहीं, उसका भी उसी तरीके का यही कि हम चिकन अलग से रखते हैं कच्चा, ठीक है इसकी हम ग्रेवी रेडी कर लेते हैं उसी तरीके से। लहसुन अदरक और टमाटो, ऑयल, नो प्याज? नो प्याज नहीं, प्याज हमें फ्राइड ही डालनी है इसके अंदर। अच्छा प्याज आपने ग्रेवी में या मसाले में ऐड ही नहीं नहीं करनी, वो क्या बिरयानी वजह? का फ्लेवर दूसरा है, वो वाइट बिरयानी है। अब वो वाइट जी बिरयानी वाइट है। बिरयानी है, अगर वो वाइट बिरयानी बनाएंगे तो फिर उसमें हमें प्याज कच्ची ऐड कर दी है। वाइट, और ये कौन सी बिरयानी है? ये दिल्ली वाली बिरयानी है। ये दिल्ली वाली बिरयानी है, वो वाइट बिरयानी है। मतलब एक सिंधी होती है, एक बम्बई होती है, एक मसालेदार होती ऐसा ही है, है। तो ये जो है ये दिल्ली बिरयानी, ये दिल्ली बिरयानी है। तो जिसमें प्याज ऐड करते हैं वो कौन सी होती है? वो वाइट बिरयानी है। वो वाइट बिरयानी होती है। अच्छा जो एक प्योर देसी कराची वाला टेस्ट है वो कौन सी बिरयानी लोग पसंद करते हैं? तकरीबन लोग जो है यही पसंद करते हैं, यही वाली ना दिल्ली वाली बिरयानी। कराची के लोग दिल्ली वाली को ज़्यादा लाइक करते हैं। ओके जिसमें अच्छा कुछ लोग जो है वो उनको ये होता है कि बिरयानी आलू के बगैर तो बिरयानी अच्छी जी नहीं। बिल्कुल, आलू इसमें हमारा ऐसे ज़्यादा इसमें जो मेन फ्लेवर आलू का ही आता है, ठीक है ना। Okay. क्योंकि आलू से एक सिंधी स्टाइल भी आता है, मिक्सअप फ्लेवर है ये। ओके राइट अच्छा इसमें जो है अक्सर जो है अब जो फ्लेवर के लिए जिस तरह आपने दही और टमाटर का ऐड किया, नॉर्मली बहुत मुश्किल समझा जाता है कि बिरयानी बन रही है, बिरयानी बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिस तरह इन्होंने कोरमा बना के और ग्रेवी बना के अलग से रखा, तो आई थिंक इस प्रोसीजर को अगर आप कर लें तो दम लगाने में इट्स वेरी इजी सिंपल। आधे घंटे बन सकती है आराम से घर के अंदर। तो आप उसको सिंपल इजी करके इसको जी, रेडी बिल्कुल, कर बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल, राइट। अच्छा तो आप जितनी भी डिफरेंट फ्लेवर्स आपके पास हैं इस वक्त, कितने फ्लेवर हैं बिरयानी के? हमारे पास जो है वाइट बिरयानी है, ठीक है, ज़ाफ़रानी है, ज़ाफ़रानी, जी। उसमें क्या ख़ास है? उसमें ख़ास ये है कि उसमें भी जो है वो उसका ग्रेवी का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। वो कैसे होती है ग्रेवी, बताइए लोगों को। उस ग्रेवी के अंदर प्याज डालते हैं। ठीक है, पहले प्याज ब्राउन जी, करते प्याज हैं। ब्राउन करते हैं, उसमें दही डलती है ग्रेवी के अंदर, टमाटर यूज़ होता है उसके अंदर। अच्छा नहीं आप पूरी टेक्निक नहीं बता रहे हैं, आप छुपा रहे हैं चीज़ों को। नहीं, मैं चाह रही हूँ पूरी ग्रेवी बताएं नहीं, आप। ग्रेवी- प्याज ब्राउन हो गए, अब व्हाट प्याज नेक्स्ट? ब्राउन नहीं करनी है हमें। अच्छा प्याज ब्राउन नहीं करनी। हमें पानी लेना है, ठीक है ना, उसमें ऑयल डालना है, फिर उसे हमें जो है प्याज कच्ची डालनी है। मुझे नहीं समझ आया, दोबारा बताएं। पानी लेना है, ठीक है, उसके अंदर हमें कच्ची प्याज डालनी है, हमें प्याज को फ्राइड नहीं करना। अच्छा ओके प्याज में, अच्छा सब जैसे कुछ कच्चा, पहले हर लोग चीज़, हाँ, पानी कच्चा। में पका के उसको बिल्कुल, नरम कर बिल्कुल, लेते थे, बिल्कुल, फिर ऐसे, एंड में भुनाई के वक्त ऑयल हाँ, डालते थे। ऐसे, ऐसे। अच्छा तो पानी में प्याज शामिल किया, जी, उसके बिल्कुल। बाद क्या ऐड करेंगे? उसमें गरम मसाले ऐड किए, ठीक है, बड़ी इलायची, ओके, लौंग इलायची, फूल बादियान, राइट, जीरा, नमक, सही,
और उसके बाद आपने उसको उसमें लिया। गोश्त ऐड करके। नहीं, उसमें अगर बीफ का है तो गोश्त ऐड कर दिया, अगर चिकन का तो हम उसमें चिकन ऐड नहीं करेंगे, तब तक ग्रेवी रेडी नहीं हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो वो जब पानी में वो चीज़ नरम हो जाएगी, बिल्कुल। प्याज पक जाएगा, फिर आप उसमें चिकन ऐड कर देंगे जी, बिल्कुल। और उसके बाद फिर ऑयल ऐड करके भुनाई बस करेंगे। बुनाई कर देंगे, उसके बाद फिर हम उसको दम पर लगा देंगे। तो उसकी ग्रेवी में टमाटर इस्तेमाल होता है या दही इस्तेमाल दही होता इस्तेमाल होता है है? उसमें। दही इस्तेमाल होता है। जाफरानी में दही होता है, ज़ाफ़रानी दही इस्तेमाल होता है, ओके। एंड उसमें टमाटर नहीं इस्तेमाल? टमाटर इस्तेमाल नहीं होता। ओके, सो ये देखें, दही किसी में टमाटर और किसी में प्याज है, किसी में नहीं है। ये इन्हीं चीज़ों से जो है ना, वो टेक्निक से फ्लेवर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। एंड ब्रेक मुझे लेना है इस पे मुकम्मल, इंशाल्लाह जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो दम भी लग चुका होगा। सो इंशाल्लाह। अच्छा, अभी एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज़ इस वक्त आप लोग देख रहे हैं और बिरयानी के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं। एक मैं और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि नॉर्मली होता क्या है कि जब ख़वातीन घर में बिरयानी बनाती हैं और अगर चावल ज़्यादा गल जाए तो वो फिर बिरयानी का लुक ख़राब हो जाता है, इतनी मेहनत। तो इसके हवाले से, जिस तरह अगर चावल आप अगर चेक करवाएं कि इसको कितने मिनट आप लोग बॉयल करते हैं, या इसकी कोई ख़ास टेक्निक? इसकी खास टेक्निक है, इसका मिनट्स हम नोट नहीं कर सकते, क्योंकि चावल हर इंसान अलग अलग तरीके के चावल यूज़ करता है। ठीक है। अब जिस तरह हम लोग जो यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। क्या मतलब अच्छा होता अच्छे है? से मुराद ये है कि बासमती की डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। मतलब पुराना चावल होता है। अच्छा, पुराना जी, चावल। तो घर के लोग जो इतना नोट नहीं करते हैं कि पुराना है या नया है, ठीक है ना। हम वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि पुराना चावल चाहिए, नया चावल हमारे को चलेगा नहीं। अच्छा, आप लोग बल्क में उठा लेते बल्क होंगे में ना उठा लेते हैं। चावल, जी, तो आप, अच्छा, पुराना चावल ज़्यादा बेहतर होता जी, है। ज़्यादा बेहतर होता है। ओके। अच्छा, वैसे कहते हैं कि इसको चावल को खिला खिला रखने के लिए और इसका कलर वाइट राइस में सिरका या इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। करते हैं, मगर हम यूज़ नहीं करते। आप यूज़ नहीं हम यूज़ करते नहीं हैं? करते। हम सच इसको कह रहे हैं, कोई चीज़ छुपा तो नहीं रहे ना छुपाए आप? बिल्कुल, हम यूज़ नहीं करते। हमें टेक्निक इतनी है चावल इसको बॉयल करने की ओके। कि हमसे वो चावल ख़राब होता नहीं है। अच्छा, ओके, टेक्निक की बात है। तो आपने बिल्कुल अलर्ट खड़े रहना है जब आप चावल बॉईल कर रहे बिल्कुल, हो। अलर्ट अगर खड़े मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इनकी लगी है वो, मुझे ये जो इनका चावल है वो आप अगर ऐसे उठाएं तो एक एक दाना अलग अलग है। सो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर आपने ऐसे चावल बॉईल कर लिए तो आप अच्छी बेहतरीन बिरयानी बना सकते हैं। अच्छा, बिरयानी के अलावा आपके मेन्यू में और क्या कुछ है? हाँ, हमारे मेन्यू में कोरमा है, ठीक है। कढ़ाई है, और जिंजर कोरमा है। जिंजर कोरमा? जिंजर कोरमा है, और हांडी है, वाइट हांडी है। आपकी बेस्ट स्पेशलिटी क्या है? जिस तरह आप किसी नए रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप पूछते हैं आपकी स्पेशलिटी क्या है, हम वो ट्राई करेंगे। एक तो ये आपकी हमारी- हांडी जी, बिल्कुल, बिरयानी है। हांडी बिरयानी हो गई, और हमारा बादामी कोरमा है। बादामी कोरमा, बादामी कोरमा। ओके। मुगलाई कोरमा था और क्रीमी, अब ये कौन सा? वो फ्लेवर्स डालते हैं तो वो नाम चेंज होते हैं, मगर जो रियल जो है वो बादामी कोरमा है। अच्छा, तो आप लोगों ने जो जो दिल्ली वाला अपने है। रेस्टोरेंट के लिए जो ओरिजिनल रेसिपी जो आप लोगों की है, दैट इज़ ये डिफरेंट जी, है? डिफरेंट है। ओके, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, बादामी कोरमा भी है। मीठे में क्या कुछ है आपके पास? मीठे में हमने एक रसोई क्रीम के नाम से एक मीठा बनाया है। रसोई क्रीम? जी, रसोई क्रीम के नाम से। ओके, उसमें क्या कुछ होता है? उसके अंदर क्रीम्स होती हैं, और Right. रबड़ी होती है, ठीक है। कॉकटेल फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट होता है। ओके, डिफरेंट वैरायटी है हाँ, उसमें। मतलब वो अच्छा, mix up बिकॉज है। मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आई होप अब दम आ चुका होगा इतना, बिल्कुल। तो आप इसका अगर फाइनल लुक दिखा दें कि क्या इसका फाइनल लुक इसको आया मतलब है। हम तकरीबन 3-4 मिनट हम इसको और देंगे ना। अच्छा, ओके, जब तक इसका इसका भाप नहीं भाप बन नहीं जाए। निकलेगा जब तक। ओके, सो ये ख़ास टेक्निक है, जब इसका भाप निकलने लग जाए इसकी, सो आप ये समझ जाएं कि जी अब इसका दम निकल चुका है या इसका दम आ चुका है, वट ठीक है। ये आप सब हमारी ख़वातीन बड़ी समझदार हैं इस मामले में। सो एक ब्रेक लेंगे और आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम के हिस्से में जो प्रॉब्लम, जो इशू हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह करे कि ऐसा कोई मरीज़ आपके फैमिली में या रिश्तेदारों में ना हो, लेकिन क्योंकि जिस वक्त सिनेरियो या कंडीशंस मौजूद है, इसमें आगाही रखना और एहतियात बरतना हर शख्स की ज़िम्मेदारी बनता जा रहा है। पहले हम ये सोचते थे कि शायद एक सर्टन एज में जाकर ये
वाला मसला होगा या ये वाली बीमारी आएगी, लेकिन अब एज काउंट ही नहीं करती, बिकॉज़ हमारा जो एक सोशली जितने प्रेशर्स में हम रहते हैं, जो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, जो हमारा मेंटल स्ट्रेस है, और स्पेशली जब हम अभी इस वक्त जिस कंडीशंस में हम लोग सब सर्वाइव कर रहे हैं कोरोना की वजह से, तो हर दूसरा शख्स जो है वो स्ट्रेस में है, एंड स्ट्रेस मेंटेन करना ये भी हर शख्स के बस की बात नहीं होती। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हार्ट अटैक्स। ये जो दिल के अमराज हैं, या ये जो अंजाइना अटैक्स या हार्ट अटैक्स होते हैं, पहले हम कहते थे शायद 40, 50, 55 साल की उम्र में जाकर लोगों को होते हैं, लेकिन अब सडन हार्ट अटैक्स होते हैं। बहुत यंग टीन एजर्स को जो है वो हार्ट अटैक होता है और ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। ये जो हार्ट अटैक इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, या दिल के अमराज इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि आपको मौका ही नहीं देते, और अक्सर कंडीशन में तो इसके सिम्टम्स भी वाज़े नहीं हो रहे होते। सो इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इनकी वजूहात क्या हैं, और इसके साथ साथ जो है अक्सर जब अलामात नहीं आती तो हमें अपने रूटीन को, अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से रखना चाहिए कि हम अपने आप को जो है वो बचा सकें। सो ये तमाम तर चीज़ें, चाहे उसके कॉजेज़ हों, उसके सिम्टम्स हों या प्रिकॉशंस हो, ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आप जिस भी उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं आज के प्रोग्राम को ज़रूर सुनिएगा और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड कीजिएगा। इस पे बात करने के लिए बहुत ही रेलेवेंट पर्सनालिटीज़ आज के मेरे शो के मेहमान हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं NICVD के डॉक्टर फवाद फारूक। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। एंड वी हैव विद अस कंसल्टेंट फिजिशियन हैं डॉक्टर मुख्तियार अहमद भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फवाद साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आई रिमेंबर, बहुत पुरानी बात नहीं है, मतलब मैं अगर अपने बचपन की या टीन, तो इतना पुराना तो नहीं होगा सो, बट ये होता था कि अच्छा जी एक एज में अंकल या नानी या दादा की एज में जाकर हम सुनते थे कि अच्छा जी उनको दिल का आर्जा है। लेकिन अब जब मैंने ये चीज़ देखी कि सडन 21-22 साल के बच्चों को हार्ट अटैक होता है और टाइम भी नहीं मिलता, सडन हार्ट डेथ्स हो जाती है, वजह क्या है दिल के अमराज के बढ़ने की? देखें, दिल की बीमारियों की वजह मेजर रिस्क फैक्टर्स होती हैं। रिस्क फैक्टर्स, मेजर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी और फैमिली हिस्ट्री। ओके। अच्छा, अब अगर हम अपना लाइफस्टाइल देखें तो ये तमाम चीज़ें जो हमारे लाइफस्टाइल में मौजूद हैं वो सब ये चीज़ें लाने का बाइस बनती हैं जो दिल का समझने, दिल की बीमारियों का प्रिकर्सर बननी है। ठीक है। आज आप देख लें कि स्कूल एज में बच्चा स्मोकिंग शुरू कर देता है। ट्रू। टीन एज के बच्चे पहले ग्राउंड्स में आपको खेलते और फिजिकल एक्टिविटी करते नज़र आते थे। आज आप देखें कि बच्चे घरों में बैठे हुए गैजेट पे, अभी फ़िलहाल तो खैर सिचुएशन ऐसी है, बट अदरवाइज भी ऐसे ही वैसे है। भी फिजिकल आप कई सालों एक्टिविटीज से देख रहे हैं कि लोग अब घर के अंदर उन गैजेट्स पे खेलना बच्चों का, और इंडिविजुअलिटी एक होती है ना, इज्तमाइयत के साथ आप रहते हैं तो उससे एक स्ट्रेस भी रिलीज होता है। आज से यानी हम अपने बचपन की बात करते हैं तो हम किस तरह रहते थे कि ढूंढते थे कि 5-6 का एक ग्रुप मिल जाए, तब हमारी जिंदगी वो, यानी छुट्टियां होती थी तो अब क्या होता है बच्चा, प्राइवेसी का वर्ड हमने नहीं अपने बचपन के, हमें बचपन में प्राइवेसी तो अपना हमारी रूम यानी चाहिए, एंजॉयमेंट ऐसा होती नहीं थी कि बगैर जब तक के 4-5 लोग हम मिल ना जाएं। और Exactly. नहीं भी मिले तो हम ढूंढते थे, बुलाते थे, वो हमारी एंजॉयमेंट शुरू होती थी। और उसमें चाहे हमारे पास फिजिकली कोई खेलने के लिए चीज़ हो या ना हो, खेल खुद निकल आते थे। Yes. जब चार, अच्छा ये तमाम चीज़ें मिलके, फिर ये तो मैं आहिस्ते आहिस्ते आता जा रहा हूँ, आप डाइट देख लें, हमारी सारी डाइट अनहेल्दी, और स्पेशली यंग जो जनरेशन है वो तो और ज़्यादा अनहेल्दी। Alright. और घरों में भी ये रुझान है कि उनकी वो टेस्ट बड नेचुरल जो हेल्दी डाइट है उससे डेवलप ही नहीं हो रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, ये तमाम चीज़ें, बच्चा अभी 7-8 साल का होता है और वो सारी फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, तो समझ लें हमने वो सारा मजमुआ, वो मरबूबा जैसे बना लिया है जो दिल की बीमारियां लाता है। अच्छा, जिसकी वजह तो बनती जब है। आप बचपन से बच्चे को अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएंगे, उसमें ऑटोमेटिकली आजकल आप देखें 20-22 साल के बाद इवन शुगर्स आनी शुरू हो गई हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक कराया जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी तो इतनी कॉमन है। और ओबेसिटी का मैं बता दूं, लोग अमूमन वेट से नाप रहे होते हैं ओबेसिटी, कि हमारा वेट इतना चल रहा है। अब ये ओबेसिटी जो लेटेस्ट रिकमेंडेशंस आई हैं वो है आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी,
और Okay. हमारे एक सीनियर बड़ा अच्छा कहते हैं कि आप वेट ना देखो, पेट देखो, ओके यानी मेजर करो एब्डोमेन के लेवल, ये अम्बलाइकस के लेवल पे। राइट और इसकी कुछ तो ऐसी हैं कि लाइक 34 है मेरा ख्याल है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी वो लगती है कि आपके हाइट के आधे से कम, मसलन आपकी हाइट के आधे से कम। ये मेजरमेंट है, मसलन 6 फीट का एक आदमी है तो उसकी वेस्ट यहाँ पे 3 फीट होनी चाहिए, 36 इंच, तब वो हेल्दी बॉडी है उसकी, तब ये हेल्दी बॉडी। बट रिस्क फैक्टर फिर भी मौजूद होंगे। रिस्पेक्ट यानी फिर भी ये मौजूद। आप अपने आप को गेज कर सकते हैं कि आपका इस वक्त बॉडी ठीक हैबिटस क्या चल रहा है। अच्छा, इन रिस्क फैक्टर को भी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, क्योंकि यंगस्टर की और बच्चों की बात हुई तो डॉक्टर साहब जितने भी फैक्टर्स का भी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर फवाद, ये तो पेरेंट्स की तरफ से आज बच्चों की लग्जरी है, ये तो उनका लाड है, ये तो प्यार है कि हमारा बच्चा वो घर का खाना नहीं खाता, वो और फ़ोन ऑर्डर करता है, हमने उसको लग्जरी प्रोवाइड की हुई है। अब ये सारी चीज़ें जो हमने बच्चों को कहकर कि नहीं जी वो गाड़ी सामने आएगी, दरवाजे से बैठेगा चला जाएगा, हम तो इतने ज़्यादा इस माइंडसेट के लोग हो गए हैं कि दरवाजे पे गाड़ी ना रुके तो हम पार्किंग तक नहीं जाते। इस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, फिर हमने बच्चों को भी रूटीन ख़राब कर दिए। तो डू यू थिंक कि स्टार्टिंग से ही गलती हुई जिसकी वजह से ये मसाइल दरपेश आ रहे हैं अब हमें? एग्जैक्टली ऐसे ही है। आई मीन एज यू वेरी ब्यूटीफुली एक्चुअली एक्सप्लेन्ड कि हर चीज़ जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम दी, हर चीज़ का एक इनिशिएटिंग पॉइंट होता है। जी, आप स्टार्ट कैसे करते हैं और यही उसको फिर बाद में हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जो है वो फिर हमें Bear करते भुगतना हैं। पड़ता है। True. तो तरबियत जो है वो स्टार्ट होती है आपके घर से, राइट, और फ्रॉम दी एज ऑफ नर्सरी, जब हम किंडरगार्टन में अपने बच्चे को भेजते हैं वहीं से हमें अपने बच्चे को जो है बताना होता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा ख़जाना होना चाहिए वो हमारा सेहत और जहनी सुकून होना चाहिए। ट्रू, हम यहीं पे हम बुनियाद पे ही एक फंडामेंटल हम एरर करते हैं और हम बच्चे को लगा देते हैं कि ये तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। वो ज़रूर बने, लेकिन उसके साथ ही अगली सांस में हम बगैर तोड़ते हुए अपनी सांस को हम कहते हैं ये बहुत पैसा कमाएगा। ओके, एंड यहाँ ये दिस इज़ द बेसिक मिस्टेक। यहाँ से जब हम तलाश कर रहे हैं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो शायद खुश है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वही उसकी मिसाल इस टाइम मैं इसको कोरिलेट करूँगा जो पेंडेमिक चल रही है। जी, आज आप देखें जो भी हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ बाहर बोर्ड लगा दिए गए हैं, जितना महंगा हॉस्पिटल है वहाँ उतने अमीर लोग वहाँ पे मौजूद हैं, ट्रू, और वो और शायद beds available और वो शायद पर डे मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए पर डे वो वहाँ दे रहे हैं। अगर ये वही अगर उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत बचपन में की होती कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको मोहब्बत और प्यार बांटना है, आपको अपनी कम्युनिटीज़ अपने माशरे में आपको खुशियाँ जो हैं वो तकसीम करनी है, जहाँ आप कोई गलती देखें उसकी आप निशानदेही करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, सादी ज़िंदगी गुजारें, हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ, आपका खाना पीना सादा हो, पहनना ओढ़ना सादा हो। यकीन कीजिए इतनी ज़िंदगी और कोई 60-70 मुल्क घूमने के बाद मेरा तो ये तजुर्बा है कि हकीकी खुशी बांटने में है। वेरी ट्रू, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करते हो, जब आप सेलिब्रेट करते हो तो आप खुशियों को और अभी आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ये बिकॉज दवाइयाँ बता देना, ये सब चीज़ें बताना तो ये लोग करते ही हैं, लेकिन ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी खुशियों को भी डिले करते हैं और हम कहते हैं अच्छा ये मिल गया है, वो मिलेगा तो मुझे सुकून आ जाएगा, या वो मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। प्लीज़ डिले मत करें। बड़े ये कहते थे ना, इसने तो जल जल के अपना खून ही सुखा लिया है। ये बड़ों की बातें आज हम बड़ा ही कोई मेडिकली चीज़ों को बहुत काउंट करके बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये वाली जो बड़े कहते थे कि सब्र करो, अल्लाह से मांगो, मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा, ये जो अल्लाह की तकसीम है इस पे हम राज़ी नहीं हैं, इसलिए हम बेसुकून हैं। फिर हम दिल की बात कर लें, फिर हम बीमारियों की बात कर लें, हम एक कंपटीशन में लगे हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये हार्ट अटैक्स और शुगर एंड ब्लड प्रेशर है। इज़ इट राइट? जी बिल्कुल। देखें नॉर्मली स्ट्रेस का होना ज़िंदगी में ज़रूरी है। अच्छा, वो कौन क्यों सा है? स्ट्रेस? मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेस की।
आपको स्ट्रेस होगा कि मुझे यहाँ 8 बजे पहुँचना है, तो आप तैयारी करेंगे। बिल्कुल ठंड प्रोग्राम भी इंसान की ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। असल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है हाउ यू रिएक्ट टू स्ट्रेस। ओके कि ज़िंदगी ऐसे तो नहीं होती ना कि बिल्कुल आज़ाद बिल्कुल। बाबर बैश को बस अपनी ज़िंदगी चलती रहे, ऐसा भी नहीं है। कुछ डू एंड डोंट्स आपके हैं, कुछ लाइफ डिसिप्लिन है जो आपने फॉलो Follow करना करना है, है। okay। और ये कब आप फॉलो कर पाते हैं, जब आपके अंदर थोड़ा सा एक स्ट्रेस लेवल किसी चीज़ के लिए मौजूद हो, यानी एक ख्वाहिश मौजूद हो कि इसको इस तरह से मुझे करना है। इसको हम पैशन आप- कह सकते हैं। जी, पैशन भी कह सकते हैं, लेकिन ये इवन साइकोलॉजिकल और मेंटल जो उसके एक्सपर्ट्स हैं ये भी कहते हैं कि स्ट्रेस इंसान की ज़िंदगी में, स्ट्रेस पे ओवर रिएक्ट करना ये बीमारी का बायस बनता है। यानी आप उस स्ट्रेस लेवल को एक ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। ठीक है। वरना तो देखिए, दुनिया में कोई भी काम आप कब करेंगे, जब भी करेंगे ना, जब आपको किसी चीज़, अब आपको 1 हफ्ते बाद एग्जाम देना है, 1 महीने बाद पहले आपका लेवल कुछ और होता है, 1 हफ्ते पहले कुछ उसका और होता है। स्ट्रेस बढ़ता रहता है, प्रेशर बढ़ता भाई है। वो क्यों बढ़ता है कि आपको तैयारी करनी है उस तैयारी चीज़ करनी की, होती है। तो वो जब वो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा तो आप कैसे कर पाएंगे ठीक है चीज़ें? डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी है, जी, उनको जी, भी बिल्कुल शामिल ले करते हैं। लें, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? हाँ हेलो जी, मेरा नाम शाहिद है। जी शाहिद और साहब। मेरी एज जो है इस वक्त 58 ईयर्स है। ठीक है? ओके माशाल्लाह। जी, तो मेरा 2000 में बाईपास हुआ था। उसके बाद बिल्कुल सही सिलसिला चलता रहा, मैं एस्प्रिन लेता रहा, काम भी करता रहा, ठीक है ना। लेकिन 2017 से अगेन प्रॉब्लम जो है ना मुझे हो गई ये कि मतलब मुझे चलने में तकलीफ होने लगी। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि जो जाज़ के ऊपर मेरी कैरोटिड आर्टरीज होती है, जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, उस जगह पे जाके ना बहुत सख्त दर्द होता है। थोड़ी सी मैं ये एक्सरसाइज कर लूँ या एक्सर्शन कर लूँ, वो इतना सख्त होता है कि मतलब बस मतलब फिर वो एनर्जेसिड लेनी पड़ती है, तो उससे वो सही हो जाता है। अच्छा, इसी दौरान इनफैक्ट मैंने जो कार्डियोलॉजिस्ट ने इस वक्त उसमें अपना इंडस हॉस्पिटल में, उन्होंने उसको देखा। उन्होंने कहा ये जो आपकी राइट कॉर्नरी आर्टरीज में जो ग्राफ्ट लगाया था ना, वो कम्प्लीटली जो है वो पीछे 2-3 जगह से ब्लॉक है। तो उसमें फिर उन्होंने 2 स्टेंट डाले, जो 1 महीने बाद वो फिर क्लोज हो गए। ये प्रॉब्लम मेरी जो थी वो गले में अगेन वही होने लगी। और इस वक्त पोजीशन ये है कि मैं थोड़ा सा भी एक्सर्शन करता हूँ तो मेरा दर्द एकदम वहाँ जाता है, राइट। जाज के ऊपर जो है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा सीने में दर्द होने आई होप लगता कि है। आप लोग इनका क्वेश्चन समझ चुके जी, होंगे। जी। शाहिद साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इस बारे में वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहते हुए ज़रूर ब्रेक पे जाऊंगी कि अभी ये जो मशीनरी है ना, ये जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, ये भी नॉर्मल काम करी है, तो हमें एहसास ही नहीं है। और इनकी बात सुनने के बाद जिस तरह से ये मल्टीपल सर्जरीज और तकलीफ़ों से गुजरे हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करी हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी हम सेहतमंद हैं। यकीन करें, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और आपकी सेहत एक तरफ। सो शुक्र करें जो अल्लाह ताला ने आपको बेहतर सेहत दी है। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दिल के अमराज या क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जिनसे हम अपने आप को महफूज रखें ताकि हम किसी भी तरह के दिल के आर्जे में मुब्तला ना हों, इस हवाले से हम बात करें। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। डॉक्टर फवाद फारूक साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर मुख्तियार अहमद भुट्टो साहब, आप दोनों को एक बार फिर से वेलकम करूँगी। डॉक्टर साहब आपसे चाहूँगी, शाहिद साहब थे, उन्होंने जो अपना क्वेश्चन किया कि मल्टीपल सर्जरी से और वो तकलीफ़ों से गुजरे, फवाद साहब आप रिस्पॉन्स करना ये चाहिए। बड़ा प्योर कार्डियोलॉजिस्ट प्योर कार्डियोलॉजिस्ट रिलेटेड है, सो Exactly. इट वुड बी देखिए, बेटर। ऐसा होता है कि जाहिर सी बात है, आपकी नालियों में तंगी आई, आपका जी, जी, बाईपास हुआ। बाईपास इनका 2000 में हुआ। यस, तो एवरेज 20 अमूमन साल 10 से 15 साल के बाद कुछ ना कुछ ग्राफ्ट बंद होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल वे है आपकी आर्टरीज को Okay. खून सप्लाई करने का। तो अब उसमें एक ग्राफ्ट इनका बंद हुआ, उसमें दोबारा स्टेंट लगा, स्टेंट भी बंद हो गया।
देखिए डॉक्टर जो है वो कोशिश कर सकता है, बिल्कुल शफा और आपका बिल्कुल स्टेबल स्टेट में रहना ये अल्लाह के हाथ में होता है, बेशक। और कि आप कितना अपने आप को बचा रहे हैं, यानी अपने रिस्क फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो बीमारी लाने का बाइस बनती हैं, ठीक है। वही आपके अंदर कोई भी हम प्रोसीजर कर लें, चाहे वो बाईपास हो, एंजियोप्लास्टी हो, वो उसका डेफिनेटिव हल नहीं होता। ठीक है। वो क्या होता है, जैसे टाइम बाय हम करते हैं कि वक्ती हुआ, चलो हमने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ बना दी कि थोड़ा काम और चल जाए। अब उसमें पायदारी कब आती है, जब आप अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं। राइट। अच्छा, अब जाहिर सी बात है इनका कॉम्प्लिकेट हो गया है कि एक ग्राउंड बंद फिर exertion वो है, करता हूं तो अब ये कोशिश यही होगी कि दवाइयों के ज़रिए से इनके रिस्क फैक्टर कंट्रोल हों। फिर वो बंद रहने के बावजूद भी, क्योंकि इनका जो ग्राफ्ट बंद बता रहे हैं वो एक साइड ब्रांच का है, ठीक तो है। हम अमूमन ऐसे लोगों में दवाइयों को ऑप्टिमाइज अच्छी तरह कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक अलामतें काबू हो अच्छा, जाती और हैं। एक्सरसाइज इनको करते रहना चाहिए, वो वो important एक्सरसाइज डिपेंड करता है इनके सिम्टोमेटिक स्टेटस के लिहाज से, तो ठीक है। इनके डॉक्टर इनको मशवरा देंगे कि Right. किस हद तक ये फ्रीली कर सकते हैं, Okay. कहाँ पे इनको रुक जाना चाहिए, Okay. लेकिन कर सकते हैं एक्स्ट्रा according- एक्सर्शन भी जी, ना हो बिल्कुल, जितना हो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बिकॉज हमारे यहाँ तो ये सिस्टम नहीं है, बट अगर आप वेस्ट में देखें तो वहाँ पर ये होता है कि एक पहले आप पेशेंट, आप जीपी के पास जाते हैं, वो आपका एक असिस्ट करता है कि क्या प्रॉब्लम, फिर वो आपको रेफर करता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही सिलसिला होता होना है। ऐसे ही चाहिए। ऐसे ही। लेकिन पाकिस्तान में हमारे लिए ये होता है कि बस डॉक्टर के पास जाएं, जो हमें अपने पास से दवाई भी दे दे, वो डॉक्टर जिसके पास जाओगे वो पर्चा देगा, फिर टेस्ट कराओगे, वो खर्चा कराएगा, तो हमें वो डॉक्टर पसंद नहीं आते। सो पहले जब पेशेंट आपके पास आता है और जब आप उसको रेफ़र करते हैं, तो किस तरह की कंप्लेंट्स या नॉर्मली शिकायत के साथ पेशेंट आपके पास आ रहा होता है, ताकि सुनने वालों को अंदाज़ा हो सके कि अगर ये प्रॉब्लम या ये इश्यूज़ आप फेस करें तो इट्स मीन कि ये आपको लीड कर सकता है हार्ट प्रॉब्लम की तरफ। मैं कॉलर भी शामिल कर लूँ, फिर आप इस बारे में बात कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बोल रही हूँ, हबीबा मेरा नाम है, 60 इयर्स मेरी एज है। जी हबीबा साहिबा। जी, ये मैं 3-4 रोज हो गए, मैं अब मेरी जो हार्ट बीट है ना, वो थोड़ा सा भी मैं काम करती हूँ या चलती हूँ तो मेरी हार्ट बीट जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है और पेन शुरू हो जाती है चेस्ट में। अच्छा, मुझे सिर्फ blood चेस्ट pressure में भी पेन नहीं होता है, है शुगर भी नहीं है। आपको, स्टमक में या इधर उधर लेफ्ट राइट, सिर्फ चेस्ट में आपको प्रेशर फील होता है, पेन फील होता है? जी जी। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब कोई क्वेश्चन है हाँ आपका जी। इनसे? रिस्क फैक्टर इनको है नहीं, पहले कभी दिल का कोई मसला रहा है इनको? पहले कभी कोई आपको दिल का इशू हुआ है या आपने कभी टेस्ट करवाया नहीं। कुछ? नहीं हुआ। नहीं, ओके, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं। ऑन एयर सुनिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपकी मैं कॉल शामिल करूंगी, कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन और कॉलर शामिल कर सकें। मैं डॉक्टर साहब की तरफ आती हूँ, पहले प्लीज़ आप बता दीजिएगा कि क्या सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि मुझे पेन हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, तो किस कंप्लेन के साथ पेशेंट आता है? बेसिकली फॉरेन में या जो भी सिविलाइज नेशंस हैं, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है, जिसे हम फैमिली फिजिशियन कहते हैं, उस पे उसके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। जो कम्युनिटी हेल्थ है या पब्लिक हेल्थ है, या क्योंकि वही पहला रेसिपेंट्स होता है फॉर ए पेशेंट इन एनी इमरजेंसी, और लोगों की एक्सेस भी वहाँ तक होती है। एज़ फार एज द स्पेशलाइज सेटअप्स आर कंसर्न या टर्शरी सेटअप्स आर कंसर्न, वो बाद में वहाँ, जैसे आपने कहा, कि रेफ़र किया जाता है। तो उमूमन एज ए फिजिशियन जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो हमारे पास पेशेंट हर फैकल्टी के आ रहे होते हैं। आई मीन गैस्ट्रोएंटाइटिस का भी केस आ रहा होता है, जी। आपके पास कार्डियोलॉजी के भी केसेस आ रहे होते हैं, आपके पास न्यूरोलॉजिस्ट के केसेस आ रहे होते हैं, साइकेट्रिस्ट के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके ठीक है। पास, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस, टेंशन एंड एंग्जाइटी। तो ये सारे आपके पास प्रॉब्लम्स आ रहे होते सही। हैं। तो अब आपने उनको सॉर्ट आउट करना होता है। एज ए फिजिशियन आपने देखना होता है कि क्या एक्सटेंट है उस पेशेंट की कंप्लेन की, और सीवियरिटी कितनी है, ठीक है। कहाँ हम उसको माइल्ड में रखेंगे, अच्छा मॉडरेट डॉक्टर में साहब, रखेंगे, इसी severe- सवाल को साथ भी ले लीजिएगा कि चेस्ट में पेन होना और फिर उसका लेफ्ट में रोटेट करना, हमने हमेशा सुना है कि उल्टे हाथ में दर्द हो या सीने में दर्द हो तो ये हार्ट का ही मसला है, तो क्या ये हमेशा हार्ट की ही वजह से ये पेन होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चेस्ट में पेन होना जी नॉट नेसेसरली कि ये दिल ही का दर्द है ये, ठीक है। ठीक है। सो उसको हम फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। हम अपनी डीडीज़ को जाके उसको हम देखते हैं।
अब चेस्ट में पेन जो है वो आपको मस्कुलोस्केलेटन भी हो सकता है, ओके खाली मतलब पट्ठों का दर्द जो है वो उसकी वजह से हो सकता है। आप बेतुके से सोए रात को और सुबह में आपको दर्द हुआ, आप भाग के डॉक्टर के पास गए, अब जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा वो आपको सॉर्ट आउट करेगा। आपको ये अल्सर की वजह से, गैस्ट्रोएंटाइटिस की मतलब गैस्ट्राइटिस की वजह से, Okay. पेप्टिक अल्सर की वजह से जो खाने की नाली आ रही है, इसोफेजाइटिस, इसोफेगस में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। Okay. या कभी कभी और रेफर्ड पेन भी आपको चेस्ट में आते हैं। और फिर हमें नहीं भूलना चाहिए कि चेस्ट में ही लंग्स भी होते हैं, Right. तो खुदा न खास्ता उसकी वजह से कि पल्मोजेनिक भी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते ठीक है, हैं। so- और ऑब्वियसली हमें सबसे पहले तो दिल के, क्योंकि दिल की जो बीमारी है या दिल का जो अटैक है या दिल की जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज़्यादा क्रूशल और उसमें इमरजेंसी इन्वॉल्व होती है। तो जो एक्सपीरियंस अच्छा फिजिशियन होगा वो पहले वो दिल आपको को ही एक्सक्लूड करेगा। अच्छा, तो यानी कि हमेशा सीने में या आपको चेस्ट में पेन हो, ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ट पेन हो, लेकिन फैमिली फिजिशियन या कंसल्टेंट से डिस्कस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बेहतर समझेगा तो आपको रेफ़र करेगा। हबीबा साहिबा जो है उनके सवाल का जवाब भी मैं लूँगी, एक और कॉलर भी साथ शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, काफ़ी कॉलर्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन शामिल किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी हुमेरा बात कर रही हूँ। आपके डॉक्टर साहब जो आए हुए हैं उनसे मैंने 2 सवाल मालूम करने हैं। जी प्लीज़ पूछिए। एक तो ये है कि रात को खाने के बाद ना मेरे जिस्म में एकदम मतलब ऐसे जैसे आग सा जिस्म नहीं हो जाता, गर्मी पैदा हो जाती है कि मुझसे एक चक्कर भी नहीं मारा जाता है रात के खाने के बाद। ये मेरी कैफियत इस तरह कुछ अच्छा। दिनों से हो रही है, कुछ अर्सा पहले हो रही थी, फिर सही हो गई, फिर दोबारा इतनी हीट होती है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कि मैं फिर खाना खा के मुझे फौरन बैठना या लेटना पड़ता है। अच्छा, और मेरी अक्सर हार्ट बीट थोड़ी तेज रहती है, जैसे मैं लेट के उठूं या सो के उठूं ना तो फिर एकदम तेज हुई भी होती है, हार्ट बीट की आवाज आ रही होती है। और दूसरा ये मैंने मालूम करना है कि मेरी वालदा के अक्सर बैठे बैठे सांस बंद होता है फिर आने लग जाता है। अल्लाह। उनकी इको करवाई थी, वो बिल्कुल सही थी, और मुझे एक टेस्ट होता है वो भी करवाया था, वो भी सही आया था टेस्ट। और क्या कहते हैं, मगर ये सांस तो 2 साल से उनके साथ इशू हो रहा है, मगर बीच बीच में कभी कभार होती है। कहाँ से कॉल करिए आप हुमेरा? जी मैं साहिवाल साहेवाल से कॉल करें। डॉक्टर साहब कोई क्वेश्चन है आपका इनसे? ओके, आप सुनिए इनकी डॉक्टर साहब, एज- आपको एज पूछ लें, please। एज क्या है आपकी हुमेरा? ये मेरी एज है 36। 36। ओके, आई एम सॉरी क्योंकि डॉक्टर साहब पूछ रहे थे, वरना ख़वातीन से एज पूछना बड़ी नामुनासिब सी बात है, लेकिन डॉक्टर साहब को कुछ लिबर्टीज़ हासिल होती हैं। जी डॉक्टर साहब, पहले हम हबीबा का डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, मुझे सीने में तकलीफ़ महसूस होती है। अच्छा, धड़कन जो है ना, धड़कन का तेज़ होना इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। ओके। एक सिंपल नॉर्मल जस्ट आपकी धड़कन किसी फिजिकल एक्सर्शन की वजह से भी, जो जैसे ही आप एक्सर्शन ख़त्म करते हैं तो वो ठीक हो जाती है, वो ठीक। कोई मर्ज़ नहीं होता, वो Okay. एक नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। लेकिन ये धड़कन कभी कभार मर्ज़ की नौयत वाली भी होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसको जब तक प्रॉपरली असेस और उस धड़कन के साथ आपकी ईसीजी ना हुई हो तो हतमी बात कहना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, लेकिन एक चीज़, अगर ये चीज़ बार बार हो रही है बार बार फिर तो यानी उसका रीज़न देखना होता है कि किस सिचुएशन में हो रही है। ठीक है, एक चीज़ ओके। होती है कि आप पता है कि आप फलां चीज़ आपने खा ली उसके बाद हो गई, तो ये बॉडी रिएक्ट करती है चीज़ों पे। हाँ, एक होता है बैठे बैठे अचानक एक धड़कन बढ़ रही है और आपको फील हो रहा है कि बहुत देर तक वो 15 मिनट 20 मिनट एक ख़ास रफ्तार से दिल बहुत ही, तो वो मर्ज़ वाली भी होती हैं। ठीक है, उनके लिए जब तक आप ईसीजी ना करें तो पता नहीं चलता। Right. और एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ना लें मरीज़ की, एक तमाम अलामतें, मुआयना, और फिर लेकिन जो दूसरी बात वो कर रही थी ना वो बड़ी अहम थी। वो Okay. थी चलने के दौरान सीने में दर्द होना। जी जी। ये बड़ी एक जिसे कहते हैं ना रेड फ्लैग रेज अच्छा, होना ये हमारे लिए symptom होता है। है। Okay. वैसे जैसे जैसे बैठे बैठे कोई कहता है कि मेरे इधर दर्द है उधर दर्द है, हमें इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन जब भी मरीज हमें ये कहता है कि मैं कुछ एक्सर्शन करते हुए यानी चलने के दौरान मेरे सीने पे दर्द होता है और रुकने से ठीक हो जाता है, ये ऐसी परेशान कुन सूरत हाल है कि आपको लाजमी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा, इस तो पे अभी घर नहीं आप रहना हबीबा चाहिए। को ये सजेस्ट कर रहे जी, हैं कि वो ईसीजी करवा लें ईसीजी करके और किसी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा किसी करें। डॉक्टर के इस पास। किस्म के मामलात में अमूमन हम सोचते हैं कि शायद हमारे यानी सिर्फ एक अलामत से डॉक्टर सारी चीज़ें बता देगा, तो ये बड़ा मुश्किल होता है बड़ा जब तक कि कॉम्प्रिहेंसिवली डॉक्टर आपको असेस करके
फिर कभी कभार कुछ टेस्टों की ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से फिर फैसला हो पाता राइट है। लेकिन आप ईसीजी करा लें, दैट इज़ मोर बेटर। इंशाल्लाह होपफुली कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर होगा तो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देगा। हुमैरा जी ने, उन्होंने भी पूछा कि खाने के बाद जो है ये भी वो जो ये वाली धड़कन जो इनकी लग रही थी ना, खाने के बाद एक गर्मी का एहसास हाँ। होना, ये एक नॉन स्पेसिफिक कंप्लेन है, स्पेसिफिकली किसी चीज़ की तरफ डायरेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है। फिर क्या होता है इस नौइयत की कंप्लेंट्स में डॉक्टर अमूमन हम कहते हैं कि भाई आप किसी जनरल फिजिशियन को दिखाएं जो आपको प्रॉपर्ली असेस करें, इसीलिए मैंने इनकी इसके एज पूछी थी। आगे पीछे Right. जो भी है वो मामला देखें और फिर एक डायरेक्शन दे सकें कि भाई आपका मामला ये लगता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको मामला? वो कह रही खाने के बाद एक हीट से प्रोड्यूस होती इतनी है अलामत बॉडी। पे बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन फिर भी देखते हैं डॉक्टर साहब क्या गेस करते हैं। क्या guess करते हैं? नहीं, अच्छा, इसमें कसौटी बेसिकली हो गई है ये तो। नहीं, इफ अगर ये अप्रोच कर रही हैं टू द एज ऑफ 40, फिर हमें देखना होगा कि इनकी 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 इस वही जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। क्या ये मैरिड हैं, इनके पीरियड्स रेगुलर रहे हैं, अच्छा। और अगर ये हार्ट फ्लैशेस उनको आ रहे हैं, पसीने उनको आ रहे हैं, तो मूड चेंज हो रहा ठीक है, है। इरिटेबिलिटी हो रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो गुस्सा आ हार्मोनल रहा है। डिसबैलेंस आप कह रहे हैं कि हो सकता है। एग्जैक्टली ओके। तो ये इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कार्डियोलॉजी मोस्ट प्रॉब्ली। तो ये जो है ये इनको बिल्कुल किसी अच्छे फिजिशियन को अपने दिखाना चाहिए, और फिर इनकी वही मेडिकल हिस्ट्री जो है दैट विल बी दैट एंड विल आई होप असर्टेन कि एक्चुअली। साहेवाल में भी अच्छे फिजिशियन ज़रूर मौजूद होंगे, एंड आप किसी गायनोकोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं, लेकिन पहले आप किसी कंसल्टेंट से डिस्कस कर लें, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा। अच्छा एक यही और होता कॉलर भी है कि है, हमेशा जनरल फिजिशियन जनरल फिजिशियन के पास पहले जाया जाए। अपने वेरी तौर ट्रू। पे एक specific। और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या पूछना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से लोगों की खिदमत करने की तौफीक दे और दिन दुगनी रात चौगनी आप लोग तरक्की करें। जज़ाकल्लाह। जी बात कहिए। यह है कि जी मैं नमाज पढ़ने के मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए 2-3 दिन पहले जो है मस्जिद में था, तो मैंने वजू किया तो नमाज मुझसे निकल रही थी, तो मैं तेजी से जो है कि जमात ना निकल जाए मुझसे, तो मैं तेजी से गया तो मेरा पैर फिसल गया। जब मेरा पैर फिसला तो मैं सीधा नीचे गिरा, लेकिन मेरे जो राइट हैंड है ये कोनी मेरे सीने में आ गई और सीने के बल जो है ना मैं यूं गिर गया। तो ये मेरे को यूं महसूस हुआ कि मेरी ये पसलियां जिस तरीके से अंदर मूव हो गई हो। तो बड़ा उस टाइम मेरे को फील हुआ, मतलब सांस मेरी वो हुई, लोगों ने आके मुझे रब किया, पानी वानी पिलाया, थोड़ी देर के बाद मैं सेट हो गया। लेकिन इस वक्त ये हालत है कि हाथ लगाओ तो दर्द होता है। अच्छा, आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गए इन 2 दिनों में? आप इन 2 दिनों में आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गए अभी तक? नहीं, मैं डॉक्टर को मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे कहा कि वान गोली खा ले और कोई बाम लगा ले। अच्छा, लेकिन ठीक है। हल्का मुझे दर्द है। मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था तो अभी खोला मैंने टीवी, तो डॉक्टर साहब बैठे हैं। ठीक है। तो जी टीवी तो सबसे पहले ही है ना, सबसे नंबर ले जाता है, हर मसले हमारे सबसे पहले लेके आता है, हर खबर पे सबसे पहले नजर है जी टीवी। अल्लाह ताला आपको तो खुश जी। रखे, जज़ाकल्लाह। बहुत देखिए खून बढ़ता है अप्रिसिएशन से, मेरा भी खून बढ़ा है इस वक्त। राइट, थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर साहब इन्होंने ये कहा कि इनको फिर अगेन इनको ये हमें देखना होगा कि खुदा न खास्ता ये कोई अंडरलाइन डिजीज़ के साथ तो नहीं है, इनकी एज क्या है, कहीं ओवरवेट तो नहीं है। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जब हम हिस्ट्री लेंगे। एनीवे इनको अभी फ़ौरन जो है, थैंक यू वेरी मच, इन्होंने क्वेश्चन किया, इनको फ़ौरन जो है वो एक्सरे करवाना चाहिए। ठीक है। और खुदा न खास्ता हमें ये देखना होगा कहीं कोई हेयर लाइन कोई फ्रैक्चर तो नहीं है इन द वो कह रिब्स। रहे हैं ऐसा लगा कि अंदर चली गई है क्योंकि ये मेरी बता रहे हैं कि डॉक्टर को किसी को इन्होंने अप्रोच किया था, उन्होंने इनको कोई टैबलेट दर्द कम कर पेन किलर एक दे दी और बाम वगैरह दिया, उनसे इनको आराम नहीं हुआ है। अब 2 चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा 1-2 दिन और इस दर्द को देने चाहिए। ठीक है। अगर ये रिड्यूस होना शुरू हो जाए तो आमना सदकना, आजकल वैसे भी हॉस्पिटल डॉक्टर से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। अगर नहीं कम होता तो फिर डेफिनेटली इनको एक अपना चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए किसी अच्छी लोकेशन से, और फिर वो रेडियोलॉजिस्ट की उसकी रिपोर्ट देखें। खुदा न खास्ता अगर कोई उसमें फ्रैक्चर नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, तो फिर डेफिनेटली इनको मेरे ख्याल में प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट पे ही रखना होगा और ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और वैसे जिस तरह से आवाज़ आप, क्योंकि आवाज़ से भी दर्द का एहसास हो जाता है ना। मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ, तो मुझे उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ जो कॉलर थी हुमैरा, उन्होंने बोला था कि मेरी जो वालदा हैं
उनका बैठे बैठे जो है वो एकदम से सांस बंद हो ये जाता है, वो वही- इंतजार करी होंगी कि सवाल ये का लेवल जो है ना असेसमेंट का लेवल होता है। उन्होंने Okay. खुद बताया कि उनका एको हुआ है। चलिए, जी, एको जी। जो है वो दिल का काम बताता है। ठीक है। जाइना क्या होता है कि नालियों में कुछ तंगियां मौजूद होती हैं जो 100% नहीं होती हैं, 70, 80, 90% होती हैं। जब भी आपकी धड़कन बढ़ी, कोई और स्ट्रेस आया, तो वो वक्ती तौर पे दिल के किसी हिस्से को खून की सप्लाई में कमी हुई, उसके नतीजे में आपको एकदम से घुटन का एहसास होगा, और जैसे ही वो धड़कन आपकी वापस आई, आप हालात नॉर्मल हुए, तो वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो ऐसी सूरत में भी असेसमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो फर्दर टेस्ट, लेकिन ये कह रही थी कि कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया हुआ है, वो है, तो ये बेसिक टेस्ट से हम ये एक्सक्लूड करते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट चीज़ है या नहीं है। लेकिन ये अलामत सिग्निफिकेंट थी, तो प्रॉपर असेसमेंट की। हार्ट के हवाले से इको ठीक है, तो नालियों की तंगी के हवाले से असेसमेंट की ज़रूरत है। ओके, राइट। अच्छा, अभी मैं ब्रेक लूँगी, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, एक तो ये कि सिम्टम्स आना, अच्छा वो प्रॉब्लम बड़ा ख़तरनाक होता है जहाँ पे हम कहते हैं सोते सोते ही शख्स चला गया, पता ही नहीं चला, बाद में पता चलता है कि जी वो तो उसको साइलेंट हार्ट अटैक हुआ था, या चलते चलते एकदम से पता ही नहीं चला क्या हुआ। पहले तो, अब तो पता चल जाता है, पहले तो यही कहते थे चंगा पलासी पता नहीं की होया। सो ये जो सारे मामलात हैं, जो साइलेंट हार्ट अटैक्स हैं, इनके फैक्टर्स और इनसे बचाव क्या है, इस पे बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड आई नो कि बहुत सारे इस हवाले से जो है वो क्वेश्चंस हैं, चीज़ें हैं जो शायद इस प्रोग्राम में हम कंप्लीट ना कर सकें। होपफुली इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे ताकि बेहतर तरीके से इसको डिस्कस किया जा सके। डॉक्टर मुख्तियार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फवाद फारूक साहब हैं। डॉक्टर साहब, प्लीज़ ये बताइएगा कि ये जो हम इतना ज़्यादा सुनते हैं कि एकदम से अचानक से जो है पता ही नहीं चला, सोते सोते आप अटैक हो गए और लोग उठते ही नहीं हैं सुबह, एंड यंगस्टर्स में गाड़ी चलाते चलाते एकदम से हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई, तो ये साइलेंट हार्ट अटैक्स जो हैं। एक्चुअली ये हार्ट अटैक में ऐसा होता है कि हार्ट अटैक जब भी आपको आएगा, उसका पहला घंटा बहुत ही क्रिटिकल होता है, फर्स्ट Okay, आवर। ठीक और है। इस फर्स्ट आवर में कभी कभार उस हार्ट अटैक के साथ एक ऐसी धड़कन डेवलप हो जाती है दिल की, जिसको हम टेकीकार्डिया या टेकीरिदमियाज, यानी इरिदमियाज होते हैं, कि दिल थोड़ी देर के लिए अपनी जो नॉर्मल उसकी रिदम होती है वो खो देता है। ठीक है। और एक बस ऐसे जैसे कहते हैं ना, बस यूं एक थरथराने लगता है बस। राइट। उस दौरान क्या होता है कि दिल खून पंप नहीं कर पा रहा होता है। ओके। तो वो अगर कुछ सेकंड भी रही तो समझ लें आपकी डेथ हो जाती है। तो इन लोगों को लामहला कुछ ना कुछ अलामतें शुरू होती हैं, ठीक है। लेकिन वो अलामतें शुरू होने से, वो धड़कन के डेवलप होने तक इनको टाइम नहीं मिलता कि ये किसी को बता सकें, किसी को उठा सकें। और उसमें, और कभी कभार दिल के मामलात में अक्सर, क्योंकि पहली दफ़ा कभी किसी को कोई चीज़ होती है ना, तो वो अपने जहन में क्या बना रहा होता है, ये गैस हो सकती है, ये फलां हो सकती है, अनलेस एंड अनटिल उसको मज़ीद हो और वो शिद्दत बढ़ती जाए तब वो। और अक्सर हमारे मिडिल एज या ओल्ड एज लोग क्या अलग कमरों में होते हैं, जवान, तो ये क्या कर कि अभी किस इतनी रात को मैं किसको उठाऊंगा या क्या करूंगा। ये याद रखिए, जब भी आपको सीने के दरमियान में कोई अनयूजुअल ऐसी चीज़ जिसमें आपको फील हो रहा है कि दम सा घुट रहा है, या कोई ज़िंदगी में पहली बार चीज़ हो रही है, क्योंकि देखिए इनडाइजेशन मैं और आप भी कभी ना कभी ज़रूर गुजरे होते हैं। ठीक है। 3 एजेस से लेके कभी आपने कोई मसालेदार चीज़ खाई है, कुछ खाई है, एक थोड़ी सी फीलिंग आपको पता चल जाती है कि एक बदहजमी वाली फीलिंग क्या होती है, और सीने पे एक दबाव और उसके साथ पसीने आ जाना और एकदम घुटन तो का मतलब अपनी बॉडी के रिएक्शन, आपको अपनी बॉडी के मैकेनिज्म को थोड़ा समझना पड़ेगा, केमिस्ट्री को। अपने आप को कबूतर की तरह आंख बंद नहीं करनी, नहीं कि कुछ भी नहीं है। ठीक है। एक कॉलर भी है, दर्द भी एक नेमत है, यानी कि आपकी बॉडी किसी ना किसी तरह की चेंज में या मुश्किल में है, तो वो आपको दर्द दे के ये बताती है कि आई नीड हेल्प। ठीक है। और वो हेल्प जो है वो डॉक्टर से आपको मिलेगी। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं मंजूर बात कर रहा हूँ कराची से ही। जी मंजूर साहब, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा ये सवाल है कि मेरे वालिद साहब उनकी एज है 74 से 75। माशाल्लाह। तो उनको
कार्डियक एरिथमिया है प्रॉब्लम। ठीक है। तो डॉक्टरों से 1 साल से उनको ये प्रॉब्लम है, डॉक्टरों को कंसल्टेंट को दिखा रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब पोजीशन ये हो गई है उनकी कि उनका क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी इस वक्त 1.7 है और 1.7 पे डॉक्टर फहीम एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि इनका जो है एंजियोग्राफी करा लो। तो एंजियोग्राफी के लिए कहते हैं कि अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो तो एंजियोग्राफी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उसमें कंट्रास्ट देते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या कोई मसला जाता है। तो मुझे मैंने दूसरी जगह भी दिखाया, उन्होंने अच्छा, डॉक्टर टाइम कम है, डॉक्टर साहब समझ चुके हैं। क्रेटिनाइन तो किडनी का मामला है। अच्छा, हमारे यहाँ तो 9-9, 11-11 चला जाता है, लोग उस पर भी कहते हैं बजिद होते हैं। मैंने डायलिसिस पे नहीं जाना, फ्रस्ट्यूला नहीं बनवाते, अजियत में डायलिसिस करा ले होते हैं। जो सिविलाइज कंट्री है वहाँ तो आई थिंक 3-4 क्रेटिनाइन जाता है और वो कैनोला बना देते हैं ताकि पेशेंट जो है वो ज़्यादा सफ़र ना करे। लेकिन हमारे यहाँ हम डील ही नहीं कर पाते चीज़ों को। इसमें 2 इश्यूज थे। एक तो इन्होंने स्टार्ट लिया कि इरिथमियाज, देखें इरिथमियाज जो हैं कार्डियक बहुत मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अच्छा, इरिथमिया के पीछे कभी कभार आपकी नालियों की तंगी वाला मामला भी होता है, कभी कभार ये प्योर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होता है, इसकी दिल की नालियों से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो फिर दूसरी बात इन्होंने की कि उनको एंजियोग्राफी एडवाइस हो रही है, लेकिन इनका थोड़ा सा क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो एंजियोग्राफी हो ही नहीं सकती। ये मुनसर होता है कि आपके मरीज में एंजियोग्राफी की नीड कितनी शदीद है। एक होता है कि सिर्फ इस नीयत से एंजियोग्राफी हो रही है कि बस एक्सक्लूड करना है, तो फिर इतनी ज़रूरी नहीं है। उसमें एंजियोग्राफी में ये होता है कि जिन लोगों के क्रेटिनिन थोड़े से बड़े हुए होते हैं तो एंजियोग्राफी में हम नालियाँ देखने के लिए डाई देते हैं। ठीक है। वो डाई गुर्दों को मुतासिर कर सकती है। ठीक है। तो हम बड़े केयरफुल होते हैं कि वो लोग जिनके गुर्दे ज़रा से भी मुतासिर हैं उसमें एंजियोग्राफी उसी वक्त करें जब ये एंजियोग्राफी ज़रूरी है कि इसके बगैर कोई चारा है ही नहीं। राइट, तो एक सेकंड ओपिनियन ले लिया जाए कि अगर बहुत ज़रूरी है तो की जा सकती है। ओके डॉक्टर साहब, लास्ट मिनट है, क्या चीज़ें हैं जो हमें अ बिग नो वो ना करें हम, ताकि हम रिस्क पे तो हैं एनवायरनमेंट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ताकि हम खुद को ये दिल के अर्ज और मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकें, तो वो क्या चीज़ें होंगी मेन, वो बता दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे ख्याल में, आउट ऑफ 100 अगर मैं कहूँ 85% चीज़ें वो होती हैं, मतलब वो असरटेन करती हैं कि हाउ वी रिएक्ट टू द इवेंट्स। ठीक है। मतलब हम उमूमन हमारी कौम में, हमारी यहाँ हम एक्ट ज़्यादा करते हैं। नहीं, हमें हर इवेंट, हर बात, हर एपिसोड, हर हेल्थ हैज़ार्ड को हमें रिएक्ट कैसे करना है। ठीक है। इट रिजल्ट डिपेंड्स ऑन हाउ वी रिएक्ट। अब जो मैं चाहूँगा एज ए कम्युनिटी, आई मीन एक्सपर्ट इन ए पब्लिक हेल्थ एंड इन मेडिकल साइंस, हमें बहुत अपनी सादगी की तरफ जाना होगा। ठीक है। हमें सब्र और शुक्र जो कलाम पाक का भी हमें हुक्म है, उस पे हमें जाना होगा। हमें अपने गुस्से, स्ट्रेस, जलन, इन पे हमें कंट्रोल करना होगा। आप यकीन कीजिए, एज ए प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इस टाइम इतना स्ट्रेस, साइकोन्यूरोसिस, एंजाइटी एंड टेंशन्स के पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, उसकी वजह से उनको डायबिटीज़, उसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर, उनकी वजह से शुगर, उनकी वजह से उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, एवरीथिंग इज कट यू, बट मेरे पास बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मुख्तियार हमारे साथ मौजूद थे एंड डॉक्टर फवाद मौजूद थे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत की नेमत से मालामाल रखे और सब्र शुक्र करने की तौफीक दे। कल आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।